ठीक है, चलिए अब मेरी एक बात समझिए, हम लोग इसके पहले बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो तीन तरीके के मेजर बॉन्ड्स होते हैं केमिकल बॉन्ड में, तीन ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट, और कोवैलेंट का ही एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट में जो है म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है, जैसे इस तरीके का बॉन्ड। यहाँ पर देखिए एक, और ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो क्या है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, तो कहेंगे सर बी को। बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया बी माइनस, तो ए प्लस बी माइनस, मतलब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर शेयरिंग जरूर हो रही है लेकिन अनइक्वल शेयरिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही स्पेसीज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस बात से ये समझ में आता है कि ये शेयरिंग जरूर है लेकिन यहाँ पर एक ही स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही है। जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही होती है या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रही होती है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं, उसको लुईस बेस कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लुईस बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर पार्ट इज लुईस एसिड। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये जो भी स्पेसीज लुईस बेस होगी उसका हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नोट करिए पहले, सॉरी क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए नोट करिए, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो देखिए मैंने लास्ट स्लाइड में ही इस चीज को सिखा दिया था। जब आप इस अमोनिया को देखते हैं तो इसके पास एक लोन पेयर है, और क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास एक लोन पेयर है। लुईस बेस बनने के लिए मिनिमम 2 कंडीशन, क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बनने के लिए 2 कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 1 लोन पेयर, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। जब हम बात करते हैं लुईस एसिड की तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की, और इनका ऑक्टेट क्या होगा, क्या होगा, इनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। मेरी इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? ठीक है, जल्दी नोट करें। ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं इस बॉन्ड को बनने में, तो कहेंगे नाइट्रोजन के। तो ये है लुईस बेस और ये है आपका लुईस एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, नोट कर ले फिर मैं आगे बढ़ूँ। जिन जिन बच्चों को क्लास से निकाला गया है आज,
आप समझिए कि उनका डेडिकेशन लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं, वो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते थे। आप समझ रहे हैं कि लेवल ऑफ सीरियसनेस कितनी कम है उन बच्चों में, ठीक है। पर ठीक है, आगे बढ़े। चलो, बहुत अच्छी बात, मजा आ जाएगी। अब बात आती है, देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और एक दूसरे तरीके का कंपाउंड होता है, जिसको क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। तो लिखा है कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट स्टेबल कंपाउंड, when two or more independent stable compound combined either physical or chemically, new compounds are formed। इनको क्या कहते हैं हम, एडिशन कंपाउंड। जैसे जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, लाइक मोहर सॉल्ट्स, राइट। मोहर सॉल्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, अभी दिखाता हूँ, देखिएगा तो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी, जैसे K4FeCN6 इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जहाँ पर एक से ज्यादा जो है कंपाउंड मिलकर के एक सॉल्ट बना रहे हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उनको एडिशन कंपाउंड बोला गया। क्यों? नहीं, आयोनाइज तो दोनों होंगे, मतलब ये कंप्लीटली आया 100 पर उसमें जितने भी एलिमेंट भी आए हैं वो अपने स्पेसिफिक टेस्ट देंगे, लेकिन वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी रहेंगे कोऑर्डिनेशन आयन, वो कभी भी अपना टेस्ट नहीं देते कॉम्प्लेक्स के अंदर। दिखाता हूँ, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए देखिए, अब देखिए, एक है आपका डबल सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड में सबसे पहले लिखिए डबल सॉल्ट लिखिए, और उसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए डेफिनेशन, दो पार्ट में बांटा गया एडिशन कंपाउंड को। तो लिखिए एडिशन कंपाउंड which are stable in solid state only। सॉलिड स्टेट में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन बट ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। और इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, लैटिस कंपाउंड। क्या दूसरा नाम है इनका, लैटिस कंपाउंड। मतलब सॉलिड स्टेट में तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन जब ये इनको पानी के अंदर डालते हैं तो ये अपने स्पेसिफिक आयंस में आयोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये किस तरीके से, तो इनको क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है बेटा, उन बच्चों को क्लास में मिलाते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा। बैठो, ठीक है। चलिए चले आगे बढ़े, जल्दी नोट करिए, इतना टाइम तो। दूसरे तरीके का कंपाउंड इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, जरा कोई मुझे बताइए। यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, तो कहिए डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक में भी किसको छोड़ करके, जिंक, कैडमियम और
मरकरी को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में सब क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो लिखा है कि ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन। तो ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन क्या होंगे, ये किसकी तरह ऐड करेंगे, लुईस एसिड की तरह ऐड करेंगे। formed a large number of compound in which neutral group are bound to metal or ion through coordinate covalent bond. Such compound are called coordination compound. नोट करिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं, ये जो है ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, और यहाँ पर जो लिगेंड होता है क्या होता है, यहाँ एक नई नई चीजें आपको सुनने को मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। और ये बहुत सारे कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सच कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोट करिए, डन। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए क्या लिखा है, KCl डॉट NgCl2 डॉट 6H2O, ये कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, और इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो KCl और NgCl2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए डॉट लिखा है। इसी तरीके से NgCl2 और पानी के 6 मोल पानी में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए डॉट लगा है, ठीक है, कोई डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड नहीं है। जैसे ही तुम इसको पानी के अंदर डालोगे ये टूट जाएगा, K प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस और H2O 6H2। जब तुम पोटेशियम आयन का कोई टेस्ट करोगे तो वो टेस्ट देगा कि नहीं देगा, सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा रिएजेंट डाला जो क्लोरीन का टेस्ट देता है, तो क्लोरीन क्लोराइड आयन अगर इसमें प्रेजेंट है तभी तो क्लोरीन का टेस्ट आएगा। अगर पानी को छोड़ दो, वो ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कोई अगर तुमने रिएजेंट डाला जो मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम का टेस्ट कंफर्म करता है, तो क्या इसमें मैग्नीशियम है कि नहीं सोल्यूशन के अंदर, तो मैग्नीशियम का टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरा सवाल, जैसे आ गया K4FeCN का होल 6, ये टूटा, 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, क्या ये साइनाइड आयन का टेस्ट देगा, क्या ये आयरन का टेस्ट देगा, नहीं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीज है वो अपना एलिमेंटल टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट नहीं देगा, यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीसीज है वो अपना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं देगा। ये चीज अभी मैं आगे प्रूव करूंगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। अभी देखो फिटकरी रखा हुआ है, एलम, एलम इज अ डबल सॉल्ट, एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, नोट करिए। तो ये क्या है, तो कहेंगे सर ये भी एक डबल सॉल्ट है। तो जैसे ही पानी के अंदर फिटकरी डाला तुमने, ये टूटेगी, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 2SO4 2 माइनस 3SO4 2 माइनस प्लस H2O, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, तो कहेंगे सर 2K प्लस SO4 2 माइनस 2 एल्यूमिनियम का टेस्ट आएगा, सल्फेट आयन का टेस्ट आएगा, पोटेशियम आयन का टेस्ट आएगा,
ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल आयन या इंडिविजुअल एलिमेंट के टेस्ट आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब बात आती है, यहां पर बात आती है, तो ये देखो क्या टूटा, क्या आपके सर ने ये बनाया था कि नहीं? K प्लस एम जी प्लस 2 प्लस 3Cl माइनस। अब वहां पर देखिए क्या आपके सर ने वो भी बनाया था, K4FeCN6, इसको तोड़ा था 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। बनाया था कि नहीं बनाया था? चलो, लिखा है कि जैसे ही आपने इनको पानी में डाला ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर बैठे, लेकिन वहां पर अगर आपने इसको पानी के अंदर डाला भी है तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करें, रिटेन करके रखें। बात समझ में आ गई? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में को जब आप पानी में डालते हो तो वो आयोनाइज होने के बावजूद अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, जबकि डबल सॉल्ट के को जब भी पानी में डालोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट करें, जल्दी करें, फिर पेन तेज चलनी चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? राइट, चले आगे बढ़ते हैं। चलो देखो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस हम कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी की लाइन है एक्चुअली, और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं इस चैप्टर में कवर करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में भी आते हैं और इसके बाहर आता भी नहीं है जल्दी, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर लिए, तो कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाने वाला है। इस चैप्टर के बाद लिखा हुआ है कि दे आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टिकियोमेट्रिक रेशियो। ये तो जाहिर सी बात है, अगर स्टिकियोमेट्रिक रेशियो मतलब फिक्स रेशियो में। However, they differ in fact, केवल डबल सॉल्ट और उसमें केवल इतना सा अंतर है, they differ in fact like कार्निलाइट which is KCl MgCl2.6H2, मोहर सॉल्ट it is FeSO4 dot NH4 का होल ट्वाइस dot SO4 dot 6H2 and the potash element which is KAlSO4 का होल ट्वाइस dot 12H2 एंड ETC। बस इंपॉर्टेंट क्या बात है, केवल अंतर कितना है कि जो भी डबल सॉल्ट है वो जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे तो अपने सिंपल आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट या डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स आयन जैसे कि K4FeCN6 4 माइनस ऑफ K4FeCN6 डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe+2 एंड Cn माइनस। Fe+2 और Cn माइनस में ये टूटेगा नहीं, ये हमेशा आपको इस तरीके से मिलेगा FeCN का होल 6 4 माइनस, कभी भी फेरिक आयन और इसमें नहीं आएगा। ऐसे बना करके काट लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़ जाओ बेटा। आप लोगों ने लास्ट पॉइंट लिखा है ऐसे, बस एग्जांपल ऐड करना चाहिए था। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मोहर सॉल्ट जरूर लिखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका यूज है, ठीक है। बच्चों तुम लोगों को समझ में आ रहा है? सोनाली, अनाहिता,
देखिए कितना कितना आपके सेंटर ने कितना अच्छा। अब देखिए सोनाली, आप जो है घर के आसपास आपके पानी भरा हुआ है, देखिए आपकी क्लास नहीं मिस हो रही है, तो आपको अपनी फीस डबल करा लेनी चाहिए कि सर आपने कितना अच्छा हमारे लिए प्लान करके रखा है पहले से ही सेशन। ठीक है, डन। चलिए ये देखना, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार पार्ट। चलो अब एक बात देखो, लिखा है कि जैसे जैसे ही KCl Mgcl2.6H2O को आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे। एक्चुअली क्या थी, आज मैंने मॉर्निंग बैच में भी इसी तरीके से पढ़ा दिया और वो PPT सेव हो गई, तो इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पर मैं आपको सब कुछ ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। तो हुआ क्या है ये समझिए कि जैसे ये सॉलिड स्टेट में KCl Mgcl2.6H2O और सॉलिड स्टेट में आपने पोटेशियम ये K4FeCN6 लिया, ठीक है। लिखा हुआ है कि जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो ये अपने स्पेसिफिक आयन में टूट जाएगा, लेकिन जब तुम इसको पानी के अंदर डालोगे तो ये सिर्फ FeCN6 और 4- कभी भी अपना आयोनाइज, इससे ज्यादा आयोनाइज नहीं हुआ। आयरन का फेरिक आयन में नहीं टूटा, साइनाइड आयन में नहीं टूटा। अब यहाँ पर कुछ जानने की चीजें लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द डबल सॉल्ट इज सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। जैसे अब इसके अंदर जैसे ही आपने एक डब्बे के अंदर देखा तो आपको यहाँ पर 4K+ लिखा और FeCN का होल 6 4- वाला पार्ट आपको दिखा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा सर। अब आपने आयरन का कोई टेस्ट के लिए रिएजेंट डाला, क्या डाला, कोई रिएजेंट डाला आयरन के टेस्ट के लिए, तो वहां कोई टेस्ट आएगा नहीं, कोई पॉजिटिव टेस्ट आएगा नहीं। आपने साइनाइड के लिए कोई टेस्ट डाला, वहां पे कोई रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये अलग ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई, यही वो बात लिखा हुआ है। आगे अब पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में लिखा है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है, ये मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सबसे पहली बात आपको ये देखते ही समझ में आया था कि ये 4K+ और FeCN का होल 6 4- है, प्लस माइनस आयन का चार्ज देखते ही समझ में आ गया कि आयोनिक बॉन्ड तो होगा ही, आयनिक बॉन्ड तो होना ही था। हाँ बेटा, बहुत तरीके के बॉन्ड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा, बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब आप बात को समझो कि इस पूरे स्पीसीज के अंदर कौन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी तो क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीके का बॉन्ड है, आगे जब और एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी आपको दिखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये अब आपको चलिए आप लोगों ने विटामिन B12 को देखा होगा, उसके बारे में जानते हैं, साइनोकोबालामीन कहते हैं, क्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एक पॉइंट लिखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, तो जहां आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल लिखे थे, दो पार्ट में बांटा था ना, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो जहां आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा था वहां पर दूसरा एग्जाम्पल लिखो विटामिन B12। अरे तुमने 2 पार्ट में इसको डिसोट लिख दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, एक लिखा है K4FeCN6, दूसरा एग्जाम्पल लिखो विटामिन B12, इसको क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन। इसी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, लड़कियों में बहुत कॉमन है, परनीसिस एनीमिया। कौन सी एनीमिया,
परनीनियस परसीनियस एनीमिया, उसमें अनीमिया में हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है ब्लड में, ठीक है, दैट्स वेरी कॉमन इन फीमेल, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये है एक एग्जांपल, देखो ये है कोबाल्ट, ये है कोबाल्ट एंड कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल हियर, क्या है, सेंट्रल मेटल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, दूसरा एग्जांपल लिखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो एक ग्रुप है हीम ग्रुप और दूसरा है ग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, ये हीम ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। चलिए अगला एग्जांपल इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में आपने सुना ही है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो देखिए क्या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम दिख रहा है एज अ सेंट्रल मेटल। तो तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्लोरोफिल। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है डबल सॉल्ट का, एप्सोमाइड, पोटेशियम, फेरोसाइनाइड, हॉर्न, सिल्वर, कार्नेराइट। अभी आपने कार्नेराइट के बारे में पढ़ा था ना, KCl.Mgcl2.6H2O। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वन ऑफ द बॉन्डेड एटम ना। एग्जांपल NaCl कैसे हो जाएगा, तो एक एटम है, वन ऑफ द एटम, वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, बॉन्ड इन दोनों के बीच बना है लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई एक ही शेयर कर रहा है दोनों, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वार्नर्स थ्योरी। वार्नर थ्योरी पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, उसके बाद मैं आपको वार्नर थ्योरी पढ़ाता हूँ। लिखिए, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज कोबाल्ट NH3 चलिए ये आपको देखने को मिलेगा एग्जांपल। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें दो रिएजेंट डालिए, एक रिएजेंट डालिए बेरियम क्लोराइड, टेस्ट ऑफ सल्फेट, और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो आपसे कहा कि यहाँ पर आप सिल्वर नाइट्रेट डालिए, ठीक है। अगेन सेम, यहाँ पर आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे और दूसरा है आप बेरियम क्लोराइड। चलो जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर, इसका एक सॉल्यूशन आपने बनाया एक कंटेनर के अंदर, ये दो रिएजेंट डाले, आपको कौन सा टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा इस वाले में, कौन सा, BaCl2 वाला टेस्ट पॉजिटिव आएगा या सिल्वर नाइट्रेट का? तो आंसर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट प्रॉपर आएगा। क्या बनेगा, AgBr। क्यों, क्योंकि जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो ये टूटेगा CONH3 का होल 5 SO4, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाली चीज तो आयोनाइज होगी नहीं, और प्लस, और यहाँ बनेगा Br माइनस, एक टूटेगा। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो भाई वहां जब सुनो, जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो सिल्वर नाइट्रेट जिससे रिएक्ट करेगा, जिस स्पेसीज से, वो स्पेसीज सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है, तो टेस्ट आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा? सल्फेट आयन है क्या? लेकिन जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको सल्फेट आयन बाहर दिख रहा है, तो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा, इसका कलर होगा व्हाइट, ठीक है।
और यहाँ पर किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं आएगा। इसका जो कलर है वो है येलो और उसका कलर होएगा वाइट। नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। चलिए हो गया था नोट। अब बेटा कुछ नहीं हो सकता। चलो, FeCN का होल 6 4 माइनस, इसको क्या कहते हैं? लीगेंड। क्या कहते हैं? लीगेंड। इस पार्ट को कहते हैं सेंट्रल मेटल। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल, ठीक है। सेंट्रल मेटल विल प्रोवाइड वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या प्रोवाइड करता है? वैकेंट d ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। और जो आपका लिगेंड होता है विल प्रोवाइड लोन पेयर। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? लोन पेयर प्रोवाइड करता है। तो लोन पेयर प्रोवाइड करता है तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और जो स्पेसीज आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, तो ये हो गए आपके लुईस बेस, माफ कीजिएगा एसिड, लुईस एसिड। अब जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना, ये इनके और इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है और इसी बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो लुईस बेस है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। नोट कर लीजिए। चलो, एक मुझे एक बात बताओ। द क्वेश्चन इज टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मुझे कोई बताए कौन कौन से बॉन्ड होंगे इसमें? आयोनिक और अरे ये नेगेटिव आया ना, तो जाहिर सी बात है ये K4 ही रहा होगा या कुछ भी रहा होगा। हाँ, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा ऑल। क्या आंसर होगा बताएं? ऑल। कोवैलेंट कहाँ से आ गया? मुझे कोवैलेंट दिखा दो बस। लाइव में बच्चों तुम लोगों को आ रहा है? सोनाली, अनाहिता, तुम लोगों को समझ आ रहा है? मुझे कोई कोऑर्डिनेट कोवैलेंट दिखा दे। गधे हो तुम लोग। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कोवैलेंट ही तो है नॉन मेटल के बीच में ना। चलिए, तो ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। चलिए आगे बढ़े। चलिए,
ठीक है, नोट कर लीजिए डायग्राम बना करके। एक का चाहिए, एक का खाली बना लिख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए, तब आप दिखा पाएंगे ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, और यहाँ पर आयन है तो वो आप यहाँ से लिखना कर सकते हैं आयन। बात समझ में आ गई? चलिए एक एग्जांपल मैं और दूं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O। जल्दी करिए, हो गया। हो गया? चलिए लिखिए ब्लू विट्रियोल, तो क्या हो गया ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O। इसको और कैसे लिख सकते हैं, CuH2O का होल 4 SO4 माइनस H2O। मतलब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सवाल, अगेन वही सेम सवाल, कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, जल्दी बताएं। तो कहेंगे सर 2 प्लस है 2 माइनस है, आयनिक तो होगा, क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड H2O के बीच में OH, ये है ना कोवैलेंट, हाँ। दूसरा बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट, पहला दूसरा तीसरा आ गया, ये देखिए ये कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, तो यहाँ पर तीसरा बॉन्ड हो गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड इज एक, कितना हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितना कहेंगे 1 2 3 और 4, पांचवा पॉइंट इज ऑल, राइट आंसर इज ऑल, पांचवा पॉइंट इज ऑल। चलो आगे बढ़े, द पॉइंट इज दी D block element in periodic table shows maximum number of complex formation tendency due to presence of vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital। दोनों बच्चों को समझ आ रहा है, सोनाली अनाहिता, ठीक है। दूसरा पॉइंट हैज हाई चार्ज साइज रेशियो, that is high
आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल क्या है? हाई। चले आगे बढ़े, हो गया? चलो टाइम क्या हो रहा है? चलो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो वार्नर साहब है, बहुत शानदार पॉइंट लिखा हुआ है कि लिखिए वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब से इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, एग्जाम्स में यहीं से आ रहा है। लिखा हुआ है कि जो भी मेटल है, द मेटल पजेस टू टाइप ऑफ लिंकेजेस, या इसी लिंकेज को हम वैलेंसी कहते हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी जिसको हम आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं, और एक होती है तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेंट्रल मेटल के, लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। जो भी प्राइमरी वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल, जैसे K4Fe(CN6) में आयरन इज द सेंट्रल मेटल, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस कंपाउंड में वही उसकी क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी बात लिखी हुई है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी देखो लिखा भी है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उस स्पेसीज के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिखा है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है, या इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ये लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। अभी आगे पढ़ाएंगे, अभी खाली ऐसे ही नोट कर लो ताकि तुमको कुछ कुछ समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी वैलेंसी में एक दो पॉइंट और ऐड कर लो। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में एक पॉइंट तो लिख लिया कि इट इज सेटिस्फाइड आयनाइजेबल वैलेंसी, लिखा है प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एक स्टार बना के और पॉइंट लिखना कि प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। सारी चीजें आपके प्रीवियस ईयर में हैं, जाकर के देख लीजिए। तो प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज सेटिस्फाइड। कहाँ पे लिख दूं? प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ही लिख रहा हूं, कहाँ लिख दूं? मैं यहाँ लिख दूं इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस। इट इज सेटिस्फाइड बाय आयंस। समझ में आ गया? प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ही एक बात लिखी है मैंने यहाँ पर, ये नोट कर लीजिएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ, अब सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात लिख दी थी कि सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। वो पॉइंट हो गया। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? तुमने नोट कर लिया? चलिए, सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, लाइव वालों ने भी? चलिए लिखिए, इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल
तो किसी भी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज सेटिस्फाइड बाय ligands. It is satisfied by ligands. May be neutral molecule or ions. कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डायरेक्शनल। इट इज डायरेक्शनल। हैव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट स्पेशियल, मैं हट जाऊंगा फिर देखिएगा लिखिएगा, हैव डिफरेंट स्पेशियल, स्पेशियल का मतलब 3 डायमेंशनल, हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, यहां लिख रहा हूं, of ligands around central metal, around central metal called coordination polyhedron। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अब एक बात लिखा है कि स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में उसका कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगा। मैं उस ज्योमेट्री को आपको दिखाने जा रहा हूं, जल्दी नोट करें। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो ये नहीं, ये कल पढ़ लेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ते हैं, छोटी सी चीज। जहाँ स्पेस आ जाए थोड़ा, चलो यहाँ पर एक बात करते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी स्पेसीज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। क्या होगी? और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 कंडीशन, एक होगी DSP2 और एक होगी SP3 कंडीशन। यहां पर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और यहां पर ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर 2 कंडीशन, एक छोटी सी चीज मिस हो गई, sp3d3, नहीं sp3d2 या d2sp3, नोट कर लो। दोनों का ही ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब जो एक पॉइंट मैं अभी आगे पढ़ा रहा था, एनसीईआरटी की लाइन में दिया है, एनसीईआरटी में चार्ट के फॉर्म में दिया है, और आधे बच्चे बेहोश हो जाते हैं देख करके। देखिएगा कितनी आसानी से सिखा दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्टली जेईई और नीट में। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यहाँ तक सब समझ में आ गया? तो इसके बाद अब मैं केबिन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, लिटरली बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आने वाली है। और आप फिक्स मानिए कि नीट में 2 क्वेश्चन, जेईई में 1 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।